नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है विराट कोचिंग क्लासेस में। और आज आप पढ़ने वाले कक्षा 7 के विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। तो देखिए, लिखा है जंतु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। जंतु इसलिए परपोषी होते हैं क्योंकि वे अन्य जीव जंतुओं जैसे पौधों एवं अन्य जंतुओं पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। मतलब कि ऐसा आप जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, अपना खाना खुद बना नहीं सकते। वे दूसरे पर डिपेंड होते हैं कि भाई दूसरा आएगा तब खाएंगे, उगेगा तब खाएगा। जैसे पेड़ पौधे हैं, वो बड़े होंगे तभी खाएंगे, जैसे छोटे मोटे जानवर हैं उनको खाएंगे तभी जीवित रहेंगे। वैसे आगे देखिए, ये जंतु मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी हो सकते हैं। अब मांसाहारी क्या, जो केवल मांस खाते हैं वो मांसाहारी है। शाकाहारी क्या, जो केवल साग सब्जी खाते हैं वही केवल शाकाहारी। और सर्वाहारी क्या, सर्वाहारी वो जंतु होते हैं जो दोनों खाते हैं। ठीक है। जंतु मुंह या कुछ इसी तरह की संरचना के माध्यम से भोजन शरीर में ग्रहण करते हैं। ठीक है। ज़्यादातर जंतुओं द्वारा पोषण प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। इस प्रकार के पोषण में जंतु ठोस आहार के रूप में सब्जियां, फल और मांस खाते हैं। मतलब कि ये है इसका कि सभी जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं अपने मुख द्वारा। उसके बाद ये जो सारी क्रिया है हमारी कहलाती है प्राणी संभोजी पोषण, जिसमें हम पोषण का सर्जित करते हैं, पोषण करते हैं। ठीक है। इस प्रकार के पोषण में जंतु ठोस आहार के रूप में सब्जियां, फल और मांस खाते हैं। आगे देखिए, पोषण की प्रक्रिया क्या होती है। प्राणी संभोजी पोषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में बांटा गया है ना। आप जब भोजन करते हैं, जब पोषण आपको मिलता है, इनको कुछ चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है इसका अंतर्ग्रहण। क्या है? अंतर्ग्रहण। इस प्रक्रिया में भोजन जीव के शरीर में अंदर ग्रहण किया जाता है। विभिन्न जंतु विभिन्न तरीके से अंतर्ग्रहण करते हैं। प्रत्येक जानवर जो होता है प्रत्येक अन्य तरीके से भोजन ग्रहण करता है, मतलब खाता है। ठीक है। उसके बाद जैसे उदाहरण की देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, कीट, मेंढक, हाइड्रा। अब जैसे गाय भैंस होती है तो वो चबा चबा खा जाती हैं, मगर अमीबा जो होता है, पैरामीशियम होता है, जो कीट होता है, मेंढक वगैरह, इनका खाना तरीका अलग। जैसे मेंढक आपने देखा है तो मेंढक चबाता थोड़ी है, अपने जुबान निकालता है और कीड़े को पकड़ के खा जाता है। तो ये इसको अंतर्ग्रहण क्या है, खाने को अंदर पेट में रखना, यही चीज़ हमारा अंतर्ग्रहण है। समझ गए आप। आगे देखिए पाचन। पाचन भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाचन मतलब होता है क्या, डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन। जैसे जो लोग हमेशा करते हैं, खाने के बाद कहते हैं टहल लो, डाइजेस्ट हो जाएगा, जो तुम्हारा खाना हो जाएगा। ठोस और जटिल खाद्य पदार्थों को सरल और घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। जब आपने समूची रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट खा लिया, है ना, और बहुत सी चीज़ें होती हैं आप खा लेते वैसे, तो क्या वैसे पेट में जाती है? नहीं, वैसे नहीं जाती है पेट में। वो छोटे छोटे टुकड़े में होकर पेट में जाती है। और पेट में जाने के बाद कैसे हो जाती है? वो घुलनशील खाद्य पदार्थ बन जाती है। कैसी? घुलनशील मतलब जो घुल जाती है, पदार्थ बन जाती है। उसके बाद क्या होता है? पाचन होता है। उसके बाद ही पाचन होता है। उसके बाद हमारा है अवशोषण। क्या होता है देखिए, इस प्रक्रिया में पाचन तत्वों को आंतों से अवशोषित किया जाता है और परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर में विभिन्न भागों में ये ले जाया जाता है। इसे पाचन प्रक्रिया कहते हैं। बात समझिएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा पाचक तत्वों को, मतलब कुछ ऐसे तत्व हैं जो पाचक हो रहे हैं, उन तत्वों को आंतों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, लिया जाता है। क्या करा? लिया जाता है। और परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर में विभिन्न भागों में ले जाया जाता है ना, और फिर पूरे परिसंचरण द्वारा पूरी बॉडी में फैल जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। अब देखिए स्वांगीकरण क्या होता है। क्या चीज़? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण समझिएगा। स्वांगीकरण क्या होता है? ओके। यह पोषण क्रिया का अंतिम चरण होता है। खाना जैसे सोच चुका है, ये लास्ट स्टेज है। यह पोषण क्रिया का अंतिम चरण है, जिसमें पचा हुआ भोजन ईंधन के रूप में शरीर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आप जानते हैं जैसे गाड़ी चलानी है आपको, तो गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए तभी गाड़ी चल पाएगी। वैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में अगर पोषण नहीं होगा तो बॉडी कुछ काम नहीं कर पाएगी, है ना। तो यहाँ से जो पोषण हुआ और जो खाना पचा है
वो पूरी बॉडी में फैल जाता है और ईंधन का काम मतलब कि फ्यूल का कार्य करता है। समझ गए। अब लास्ट वाला है आपका उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। शरीर से अपचयित होने वाले खाद्य पदार्थों को मल के रूप में निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। भाई ये चीज़ क्या है? उत्सर्जन आप जानते हो बड़े आसानी से। सुबह सुबह कहाँ जाते हो तुम लोग? पैखाने जाते हो। पैखाने में क्या होता है? जो भी होता है वही चीज़ है ना। खाना खाने के बाद उन चीज़ों को बाहर निकालना, निष्कासित करना ही उत्सर्जन कहलाता है। बात समझ गए। अब देखिए मनुष्य में पाचन किस तरह होता है, बात समझिएगा। हम मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं ना, मुंह के द्वारा खाना खाते हैं, उसे पचाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। इसे उपयोगी बनाने के लिए इसे सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कार्य पाचन तंत्र द्वारा होता है। आपने खाना जैसे खाया तो क्या वैसा ही पच जाता है? नहीं, उसको छोटा छोटा करना पड़ता है। पहले समूची रोटी पेट के अंदर जा नहीं सकती है आपके, उसको छोटा करना। अब जो छोटा छोटा जो किया जा रहा है ये सारा कार्य आएगा आपके पाचन तंत्र में। किसमें आएगा? पाचन तंत्र में। समझ गए आप? कार्य पाचन द्वारा होता है। भोजन एक आहार नली से गुजरता है। आहार नली क्या मतलब? एक ऐसी नली होती है, पाइप है ना, हमारे गले में पाइप होती है, उसमें से होते हुए खाना हमारे पेट तक पहुंचता है। जहाँ यह मुख गुहा से शुरू होकर गूदा पर खत्म होता है। आहार नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। मतलब कि आपने मुंह के खाया, खाने के बाद वो जो खाना आपका निकला आहार नली से गुजरा, उसके बाद होता हुआ गूदा नली आपका जो मलद्वार होता है ना, वहाँ पर ख़त्म होता है। आहार नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। आप समझिएगा, समझ जाएंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे बताया जा रहा है मुख और मुख गुहा। ओके, भोजन मुख के माध्यम से शरीर में ग्रहण किया जाता है। समझ गए। और यह मुख गुहा में जाता है। यह ऊपरी और निचले जबड़ों से घिरा होता है, जिसमें दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब मुख गुहा क्या है भाई? नॉर्मल से बात है, हमारा मुंह। क्या है हमारा मुंह। हम खाना खाते हैं तो खाना जो है पहले मुंह में खाता है। मुंह में क्या होता है भाई? दांत होते हैं, जीभ होती है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, उसके बाद देखिए कृंतक दांत क्या होते हैं। क्या है? कृंतक दांत। कृंतक दांत क्या होते हैं? यह मुख के अग्र भाग में स्थित होते हैं। कृंतक मतलब काटने वाले, समझ लीजिएगा। ये आकार में सपाट होते हैं और भोजन को काटने में सहायता करते हैं। कृंतक दांत क्या होते हैं? वो दांत होते हैं जो भोजन को काटते हैं। ठीक है। ये संख्या में 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिनमें प्रत्येक 4 ऊपरी जबड़े में तथा शेष 4 निचले जबड़े में होते हैं। ठीक है। 8 मतलब कि 8 दांत हैं टोटल, जिसमें 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे। कृंतक दांत आपके। अब आएगा आपका रदनतक दांत। ठीक है, रदनक दांत। यह दांत आकार में नुकीले होते हैं। इनका उपयोग भोजन के टुकड़ों को चीरने एवं फाड़ने के लिए किया जाता है। आप देखते हैं भाई शेर होता है, शेर के सारे दांत नुकीले होते हैं। तो नुकीले क्यों होते हैं? इसलिए वो बड़े आराम से मांस को काट लेता है, फाड़ लेता है। वैसे ही शेर की तरीके ही कुछ दांत हमारे पास भी होते हैं, उनके माध्यम से हम चीज़ों को काट और फाड़ सकते हैं। समझे आप इतना? आगे देखिए। ओके, आगे आपका आएगा अग्रचवर्णक दांत। इन दांतों की चौड़ी सतह होती है। कैसी होती है? चौड़ी सतह होती है, जिसका उपयोग भोजन के टुकड़ों को पीसने में किया जाता है। ये दांत संख्या में 2 होते हैं, जो प्रत्येक जबड़े के किनारे पर होते हैं। ठीक है। दांत कितने होते हैं? देखिए, इन दांतों की चौड़ी सतह होती है, देखने में चौड़े होते हैं, जिसका उपयोग भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों को पीसने में किया जाता है। काहे में? पीसने में किया जाता है। ये संख्या में 2 होते हैं केवल। ठीक है, जो प्रत्येक जबड़े के किनारे पर होते हैं। किनारे किनारे होते हैं दांत हमारे, है ना। क्या कहते हैं इन्हें? अग्र चमड़क। मतलब अग्र मतलब आगे के, चमड़क मतलब चबाने वाले, और ये दांत। ठीक है। अब अग्र चवर्णक हो गया। अब चवर्णक दांत क्या होता है? ठीक है, ये अग्र चवर्णक दांतों के समान होते हैं, मतलब उसके ही जैसे ही होते हैं, लेकिन आकार में जो है इनसे बड़े होते हैं। इनका उपयोग
भोजन को पीसने में किया जाता है, ये दोनों जबड़ों के दोनों किनारों पर अंतिम 3 दांत होते हैं, मतलब कुल 6 दांत होते हैं। कितने? 6 दांत होते हैं। समझ गए आप? इतना समझ गया है। आप देखिए क्रियाकलाप अगर आ गया है, ये तो आपको पढ़ना पड़ता है, खुद समझना पड़ता है खुद आपको। ये हमारे दांत हैं, इसमें बताया गया आपको ये कहाँ आपके दांत अग्र चवर्णक है, कहाँ चवर्णक दांत हैं, है ना। और आगे देखिए, आगे प्रोसेस क्या हमारा है, आगे है हमारा खाद्य नली अथवा ग्रास नली। खाद्य नली अथवा ग्रास नली होती क्या है ये समझिएगा। ओके, निगला हुआ भोजन खाद्य नली अथवा ग्रास नली से होकर गुजरता है। आप जैसे ही खाना खाते हो तो मुंह में थोड़ी रखते हो हमेशा, उस खाना आपका जो होता है वो ग्रास नली क्या होती है, ग्रास नली एक 30 मीटर लंबी एक नली होती है। कैसी होती है? एक 30 मीटर लंबी नली होती है जो मुख गुहा से आमाशय से जुड़ी होती है। आमाशय आपका पेट में जहाँ खाना इकट्ठा होता है सारा, ठीक है, आमाशय से जुड़ी होती है। यह मुख और आमाशय के बीच में भोजन के लिए मार्ग का कार्य करती है। भाई मुंह से पेट तक लाने का कार्य कुछ को करना पड़ेगा, वो कार्य कौन करती है? ग्रास नली करती है। ओके, जैसे ही भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तो पेशीय संकुंचन। संकुंचन क्या होता है? संकुंचन मतलब जब आपका खाना मुख से पेट तक पहुंच होता है तो रास्ते में वो खाना हिलता डुलता हुआ आता है, वो जो क्रिया होती है, खाना जब हिलता डुलता हुआ आता है उसे कहते हैं संकुंचन। क्या कहते हैं? संकुंचन। संकुंचन फलस्वरूप उत्पन्न शक्तिशाली तरंग भोजन को नीचे की ओर ढकेल कर आमाशय तक पहुंचा देती है। ठीक है, यही सारा काम होता है ग्रास नली का। ठीक है, और इसके बाद आपका टॉपिक है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली तो हो चुका आपका भाई। अभी आपका है आमाशय। क्या है? आमाशय। आमाशय में क्या है? देखिए बड़े आसान से बात है। आमाशय एक मोटे थैले के समान होता है। इसकी संरचना एक आकार के थैले की होती है जो मांसपेशियों से बना होता है। ठीक है, यह भोजन को ग्रास नली के एक छोर से लेकर छोटी आंत के अन्य छोर तक पहुंचाता है। आमाशय कार्य क्या है? देखिए, आमाशय एक छोटे थैले का क्या है? सामान होता है। जैसे थैला होता है, थैला को सामान रखने के लिए, उसी थैले तरीके होते हैं, उसी में सारा खाना हमारा इकट्ठा होता है, वो थैले में सारा खाना इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, आगे इसकी संरचना एक आकार के थैले की जैसे, थैला होता है पता नहीं आपको थैले कैसे होती है, जो मांसपेशियों से बना होता है। किससे बना होता है? मांसपेशियों से बना होता है। अब यह भोजन को ग्रास नली से एक छोर से लेकर छोटी आंत के अन्य छोर तक पहुंचाता है। ठीक है, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और जठरीय रस स्रावित करता है। ठीक है, यह अम्ल बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है जो खाद्य पदार्थों के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तथा अम्ल के माध्यम से इसे अम्लीय बना देते हैं। अच्छा बात समझिएगा, जठर रस वगैरह क्या है? जो लार वगैरह जो उत्पन्न होती है कहाँ से बनती है भाई? आमाशय में ही बनती है ना। और आपने कुछ खाया, कुछ गंदी चीज़ें खा लिया आपने, आपके पेट में कीड़े बन गए, तो कीड़ों को नष्ट कर देती है ये जो अम्ल बना है आपका HCl और जठर रस, ये आपके पेट के कीड़ों को नष्ट कर देता है जो खाद्य पदार्थों के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा अम्ल के माध्यम से इसे अम्लीय बना देते हैं। आप समझ गए? ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो भी भेज दूंगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।